Topic is P block elements right now. So our next chapter now is the organic P block elements. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपका बहुत सारा केमिकल बॉन्डिंग भी कवर करेगा। ठीक है, टॉपिक इज ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो पी से एक इंडिकेशन होता है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करेगा। अब एक साथ प्लीज कॉपी करना, एलिमेंट्स हैविंग देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा ना वो पी सबशेल में आएगा, इसको पी कोश कहते हैं, पी कोश, पी सबशेल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3। देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, जो 2p3 थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ रहा है, पी में आ रहा है। देखो ध्यान से पी में आ रहा है, तो ये पी ब्लॉक का मेंबर है, ये पी ब्लॉक का मेंबर है। अगर आपको इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको पी ब्लॉक ही पढ़ना पड़ेगा, कॉपी नहीं करना। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 pp5। इसका पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, पी में आ रहा है, नेचुरली भी पी ब्लॉक का मेंबर है। इज इट क्लियर? तो मैं जितने भी एलिमेंट आपको सिखाऊंगा उन सबके अंदर यही स्पेशल बात होगी कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आया करेगा, पी कोश में आया करेगा। जैसे यहाँ पे पी में आ रहा है, यहाँ पी में आ रहा है, ये पी ब्लॉक के मेंबर है। कंफर्म हो गया? इसमें एक एक्सेप्शन होगा जिसको हिंदी में अपवाद कहते हैं। एक ऐसा एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता लेकिन है वो पी ब्लॉक में। किसी को पता है वो कौन है? हीलियम। देखो हीलियम के साथ ये प्रॉब्लम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 है, तो इसे किस ब्लॉक में होना चाहिए, एस में। लेकिन ये एस में नहीं है, पी ब्लॉक का मेंबर है। इसको स्टडी पी ब्लॉक के साथ करते हैं। इसका रीजन मैं दे दूंगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। इसकी प्रॉपर्टीज ना एस वालों से मैच नहीं करती, इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है पी वालों के साथ, इसलिए इसको पी में रखा गया। अब समझ पा रहे हैं? वैसे होना चाहिए इसको एस में, लेकिन हमारे सामने सबसे मेन बात है प्रॉपर्टीज, गुण। गुण तो इसके पी वाले से मैच कर रहे हैं ना, इसलिए इसको पी में रखा गया। इस बात पे हम डिस्कशन कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब नोट्स पे लिखेंगे ना इस बात को जरूर ब्रैकेट में मेंशन करना, एक्सेप्शन हीलियम। हीलियम इसका एक्सेप्शन है इस सेंटेंस का। बताओ इतनी बस सबको क्लियर हो? तो आज इसी ब्लॉक का डिस्कशन करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेंथी बहुत है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे, तो एक चैलेंजिंग टास्क करेगा अपने आप में। नोट कीजिए, लिख लीजिए, सेंटेंस मेंशन कर लीजिए। ये दो एलिमेंट सबको हाईलाइट करने, इनको हाईलाइट कर लो। लॉजिकली हमें कोऑर्डिनेशन करना था स्टार्ट, लेकिन चलो ये कह रहे हैं कि पहले पी कराओ फिर डी एड फिर कोऑर्डिनेशन। कोई बात नहीं, सीक्वेंस फॉलो कर लेंगे। आपकी ऑर्गेनिक वाला स्टार्ट हुई है कि नहीं? ऑर्गेनिक हो गई? अभी कुछ नहीं हुआ उसमें। एक्सेप्शन यहाँ पे हीलियम है, एक्सेप्शन को हिंदी में अपवाद कहते हैं, वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एलिमेंट्स हैविंग देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, इन पी सबशेल, पी उपकोष कहते हैं। हिंदी में उपकोष लिखा करो ब्रैकेट में ना, किसी को प्रॉब्लम आए ना मेरे को हिंदी में पूछ लिया करो वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं पता लग गया हमें। तो कभी भी आपको किसी का ब्लॉक निकालना हो वैसे पता भी लगा सकते हैं। चलिए बच्चे, होपफुली सबको क्लियर, उम्मीद है आ गया समझना। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए एक और बात, देखो बहुत ना शॉर्ट में लिखा था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, जरूरत ही नहीं है ये बात को लिखने की, ये बात तो बड़ी कॉमन सी थी, वेल नोन थी। हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहां ये बात पहले ही आ चुकी थी। तो अननेसेसरी की बातें नहीं लिखनी, काम की बात लिखनी। अगले स्टेप पे आते हैं। देखिए पी ब्लॉक की एक खास बात है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट। इसमें 6 वर्ग होते हैं, 6 वर्ग, इनको हिंदी में हम 6 ग्रुप कहते हैं। 6 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, उसको 6 वर्ग बोलते हैं। फिर बताइए कहां से कहां तक होते हैं? 13 से लेके 18। ठीक है, 13 से लेके 18, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखो ये 6 वर्ग होते हैं, हमें इनफैक्ट ये 6 के 6 स्टडी करना है, ये हमारा सिलेबस। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है। इस फैमिली को पता क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। बोरोन,
इसका सबसे पहला मेंबर बोरोन है, सबसे ऊपर बोरोन है, बोरोन फैमिली के नाम से फेमस है। कार्बन कार्बन फैमिली, ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन्स, और ये फैमिली स्पेशल है, इसको बोलते हैं हम लोग नोबेल गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस से कहते हैं हिंदी में, नोबेल गैसेस। तो इन सब फैमिलीज के बारे में पढ़ना होगा, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन्स, लास्ट में आती है नोबेल गैसेस। देखो एक दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी यहाँ पे, ये बातें मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, देखो रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद है। देखो इनको नोबेल गैसेस क्यों कहते हैं, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी एक बार बेसिक्स पूरा करने बताएंगे आप। इनको हैलोजेंस कहते हैं, इसके पीछे रीजन है, ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। कौन है ये? सॉल्ट, सॉल्ट को हिंदी में लवण कहते हैं, इनसे लवण बनते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जंस का मतलब बनाने वाले, सॉल्ट बनाने वाले, इनको बोलते हैं हम लोग चैल्कोजेंस। ये मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ, किसी को याद है अच्छा हमारी क्लास से? बता सकता है कोई इनको चैल्कोजेंस क्यों कहते थे? चैल्को का मतलब क्या होता है? अब आप भूल गए। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, चैल्को का मतलब होता है ओर, हिंदी में कहते हैं अयस्क, अयस्क बनाने वाले तत्व, मुझे कहना चाहिए अयस्क बनाने वाले तत्व, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ये ओर बनाते हैं। ये सब सिखा देंगे, आप टेंशन मत लो। ये मैंने वैसे ही कुछ आपके सामने वर्ड्स बताए हैं, मैं पहले ही बता चुका, आप भूल गए, रिवीजन करिए, देखिए बातों को ना याद भी करना बहुत जरूरी है। देखो अगर आपको लर्न नहीं रहेगा तो कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कह रही है हमें 6 के 6 फैमिलीज पढ़नी है, बड़ी कॉमन सी बात है। एक बार देखो मैं आपको और शेयर कर दूं, इस ब्लॉक के अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम और है। क्या सीरियस प्रॉब्लम है? इट इन्वॉल्व्स मिक्स्ड एलिमेंट्स। मिक्स समझते हैं? मिक्स का मतलब वहां पे क्या हुआ, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, धातु जिसे कहते हैं, धातु भी, अधातु भी, उपधातु भी, मिक्स एलिमेंट्स। मिक्स एलिमेंट्स से बहुत मुश्किल होता है स्टडी करना। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन आप ना किसी चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है, हर चीजों को आप हैंडल करते हैं, तो बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है उसके लिए काम करना, क्योंकि उसको ना हर चीजों की फिर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी, थोड़ा ब्लॉक टफ पड़ता है इसीलिए। चलो अपनी साइड से बेस्ट करेंगे। एक बात आपको और सिखा देते हैं। देखो जैसे ये बोरोन फैमिली है, बोरोन का टॉमी नंबर 5 है, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बताओ विन्यास, 1s2, 2s2, 2p1, इसके लास्ट में 2s2, 2p1 आएगा। जो इससे नीचे मेंबर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा? 3s2, 3p1, एक बढ़ा दो, उसके नीचे क्या आएगा? 4s2, 4p1, उसके नीचे क्या आएगा? 5s2, 5p1, सबके लास्ट में s2p1 आता रहेगा। ऐसी कार्बन के लास्ट में क्या आता है ना, 2s2, 2p2, यहाँ आएगा 3s2, 3p2, 4s2, 4p2, यहाँ आता है 2s2, 2p3, यहाँ आता है 2s2, 2p4, यहाँ आता है 2s2, 2p5, और यहाँ आता है 2s2, 2p6। देखो मैं आज एक फंडा बना रहा हूं, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2, np, क्या आ सकता है? 1 to 6, एक से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। इसे कहते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एन का नंबर आप यहां बदल सकते हो, एन कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दैट्स इंपॉर्टेंट। एन का नंबर यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कौन है वो? हीलियम, क्योंकि लास्ट में उसके पी आता ही नहीं। मैं फिर मेंशन कर रहा हूं, एक्सेप्शन हीलियम। बोलो आई बात समझ? इसे कहते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दैट शुड बी क्लियर। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? कितनी जनरल केमिस्ट्री, थोड़ा सा मेमोराइज करके चलो आप। 13 से लेके 18 तक ग्रुप है, 6 ग्रुप है, 6 ही क्यों है, लॉजिक पता होना चाहिए, किस फैमिली को क्या बोलते हैं, सब डिटेल में मैं सिखा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे, ये सबको टिप्स पे होना चाहिए, कंपटीशन बहुत आता है। वो किसी फैमिली का भी पूछ सकते हैं, पता लगा नाइट्रोजन फैमिली का ही पूछ लिया, तो वेरी सिंपल, अगर नाइट्रोजन का टॉमिक नंबर 7 पता है, आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसके लास्ट में 2s2, 2p3 आ रहा है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? ns2, np3। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2, np4, ns2, np5, ns2, np, चलता रहेगा ऐसे। तो ओवरऑल जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है, किसी को मेंशन करना करे, पूरा पॉइंट लिखिए, और जो रियली चाहिए, जिसकी नीड है वो करे। बहुत बड़ा ब्लॉक है ये अपने आप में, 6 फैमिलीज को फिनिश करना, और हमें 6 days ही मिले हुए हैं, एक दिन में एक फैमिली को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपकी तैयारी चल रही है, फिजिकल वगैरह कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते रहते हैं।
टेस्ट सीरीज कुछ भी हो, वट ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी डाउट बैग रहे हैं आप, देखिए अब मैंने पहले बोला है, तो चैप्टर्स हमारे हो गए ना, अब उसके डाउट्स मेरे से शेयर किया करें, मैं डाउट लेने आया करूंगा, नो प्रॉब्लम, क्लास ना हो कोई बात नहीं। और ये देखिए मेहनत करिए, देखिए दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, मई में एग्जाम है, लॉजिक कहता है इस मंथ में सारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, नहीं हुआ अभी, चलो इनऑर्डिक चल रही है तो अभी अब जैसा भी यहाँ पे स्ट्रेटजी बनेगी, बट आप पीछे का अपना स्ट्रॉन्ग करके चलो, उसको रिवाइज करते रहो, उसका टच बना के रखो, बहुत एक्टिव होकर काम करने की जरूरत है, देखो तो देखिए आपने ऑर्निक इनऑर्निक तो याद की होगी कभी 11 12 में, उसको यूज करो ना, वो वाला कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आपके था, उसको भी यूज करो, हम समझा देंगे आपको, याद आपने कर रखा था, दोनों मिलकर इतना बढ़िया अच्छे से काम कर लेंगे। ये चैल्को जैसा CHAL, ठीक है ना, चलो ठीक है ना, काम का पॉइंट लिखो, वही ना, टू द पॉइंट लिखना है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से हाईलाइट करना है, बाकी ये मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, आप वरीड ना होइए बिल्कुल, एक एक फैमिली डिस्कस करता रहूंगा, हर एक के बारे में बताऊंगा किस फैमिली को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मिक्स एलिमेंट, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में बोल के आ चुका हूँ कि पी ब्लॉक के एलिमेंट मिक्स एलिमेंट होते थे, डन, रब कर दूं, है ना, ठीक है, इट्स ओके, दैट्स फिनिश। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो पी ब्लॉक ना दो फंडामेंटल पे काम करेगा, देखो अब सब अटेंटिव हो जाओ, बहुत काम की बात आ रही है, पी ब्लॉक ना दो प्रिंसिपल्स पे काम करेगा, देखो उन पे अगर कमांड बना रही, दो क्वेश्चन आपके अभी स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक तो हुआ उसका नाम है एबनॉर्मल बिहेवियर, क्या बोलते हैं उसको, एबनॉर्मल बिहेवियर, हिंदी में कहते हैं असामान्य व्यवहार, इसका हिंदी नेम होता है असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर। देखो अब मेरा सब अटेंशन पे करना, ये मैंने तीन ही एलिमेंट बनाए हैं बोरोन फैमिली के, ऐसे कार्बन फैमिली है, आगे सब करा देंगे, अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन्स है, और ऐसे ही हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस, इनको छोड़ देते हैं। ये हमारे पास कुछ फैमिलीज है, देखो क्या होता है, जैसे ये सबके सब एक ही फैमिली के मेंबर है, कहते हैं ना एक ही परिवार के सदस्य हैं, बताओ एक फैमिली के मेंबर होने से हमें क्या लगता है क्या होना चाहिए, इनकी केमिस्ट्री सेम होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तो जब एक ही फैमिली के हैं, एक जैसे बिहेव करे ना, जिस काम वो गैलियम करता है उसको एल्यूमिनियम भी कर दे, उसको बोरोन भी कर दे, ये तो होता है, एक फैमिली होने का मतलब ये देखो, ये भी सभी फैमिली के मेंबर है, ये भी एक फैमिली के मेंबर है, ये भी एक फैमिली के मेंबर है, ये भी एक फैमिली के मेंबर है, इन सबसे यही एक्सपेक्टेड होगा कि इन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो पक्का एक ही फैमिली का होने का मतलब यही होता है, आई थिंक क्लियर। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा हो नहीं पाता, केमिस्ट्री में एक बड़ी अजीब बात है, जो एलिमेंट सबसे ऊपर होता है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है, देखो सुन लो, मैंने क्या कहा था हेडिंग में, एबनॉर्मल बिहेवियर, जो एलिमेंट सबसे ऊपर होता है उसका बिहेवियर ना एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल असामान्य, जिस काम को एल्यूमिनियम कर रहा है उसे गैलियम भी कर रहा है, और हमें लग रहा है बोरोन भी करेगा, लेकिन बोरोन करता नहीं, बोरोन उसका उल्टा कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं असामान्य बिहेवियर कर रहा है, यही प्रॉब्लम इस फैमिली के अंदर है, जिस काम को सिलिकॉन ने किया, जर्मेनियम ने किया, कार्बन भी वही करता, लेकिन कार्बन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उसका बिहेवियर भी अब नॉर्मल है, सेम इज हियर, इसका बिहेवियर भी अब नॉर्मल है, ऐसी इसका बिहेवियर भी अब नॉर्मल है, इसका बिहेवियर भी अब नॉर्मल है, मतलब जो एलिमेंट सबसे ऊपर बैठा है ना, उसके साथ ये सीरियस प्रॉब्लम, हम सोचेंगे कुछ और, आया कुछ और करे, वो अलग ही तरीके से बिहेव किया करे, ये फैक्ट है, लेकिन ये प्रॉब्लम किसकी है, जो सबसे ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर, मैं यहां पे लिख दूं टॉप एलिमेंट, द टॉप एलिमेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं, शोज एबनॉर्मल बिहेवियर, इस सेंटेंस को समझो, मेरा पर्पस क्या बताने, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल का मतलब होता है वो असामान्य व्यवहार कर रहा है, ठीक है, अब इसके पीछे दो बड़े स्ट्रॉन्ग रीजन है, एक तो उसका साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने से भी केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, और पता है प्रॉब्लम क्या है, उसके पास डी सक्शन नहीं है, क्या नहीं है, डी सक्शन, डी कोश की अनुपस्थिति है, देखो समझो, अब मैं इन दो चीजों को बता के ना बहुत सारी केमिस्ट्री आपसे शेयर करूंगा, एक तो इनका बहुत छोटा होना, देखो बहुत छोटा होने से केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, एकदम से ही
चीजें बदल जाती हैं। और दूसरी बात, उसके बाद डी सक्शन नहीं। अभी देखना मैं आपको इन दोनों का यूज करके दिखाऊंगा। बोलो कुछ आ रहा है समझ? जैसे एक छोटी सी बात, 1 मिनट आप देखते रहिए। मान लीजिए अपनी हम इस क्लास की बात करते हैं। भाई सब आप 12th पास आउट हैं, बड़े बच्चे हैं, सब जानते हैं चीजों को डोंट। मान लेते हैं हमारी क्लास में भी ना कुछ छोटे बच्चे आ जाए, नर्सरी के बच्चे आ जाए, प्री नर्सरी के बच्चे आ जाए, तो जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं ऐसे टीचिंग कर सकते हैं? चल ही नहीं सकता। वो इतने छोटे बच्चे हैं, उनके में ये वाले फंडामेंटल नहीं चलते कि आप बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा दोगे। उनको तो बहुत आराम से ट्रीट करना पड़ेगा। देखा नहीं छोटे बच्चों की स्कूल की कितनी वैल्यू होती है? हर एक के बस का मुझे बात नहीं है ना, कहना बड़ा सा ना स्कूल खोलो, लेकिन जो छोटे बच्चों को डील करना होता है ना, एक बड़ा एक टफ टास्क है। मतलब मैंने एक ऐसे हिंट लिया, एग्जैक्टली exactly, बहुत छोटा होने से ना केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है। ये फैक्ट अभी मैं करके दिखाऊंगा, देखना। और डी सबशेल की भी एब्सेंस है। इन बातों को ना दिमाग में सेट करो, और कोई रटना नहीं है। इस बात को दिमाग में सेट करो कि जो सबसे ऊपर हुआ करेगा उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ करेगी, वो असामान्य व्यवहार किया करेगी, अब नॉर्मली बिहेव किया करेगी। ये उसके दो स्ट्रॉन्ग रीजन है। अभी देखना मैं आपको इनकी यूटिलिटी करके दिखाता हूँ। आपको चाहना तो ये सेंटेंस मेंशन कर लो, सिर्फ ये वाली बात मेंशन करो। अननेसेसरली इनको मत बनाना, दोबारा से टाइम मत किल करना, उनको दोनों को नोट करो। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। जो एलिमेंट सबसे ऊपर बैठा होगा उसमें ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। वो अब नॉर्मली बिहेव करेगा, ध्यान रखना, अब नॉर्मली। ठीक है, इट बिहेव्स एबनॉर्मली। ये सीरियस प्रॉब्लम है इसके साथ कि जो एलिमेंट सबसे ऊपर बैठा हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। वो एबनॉर्मली बिहेव करेगा, असामान्य व्यवहार करेगा, सीधी सी बात। और उसके पीछे कॉज होगा उसका बहुत छोटा होना, बहुत छोटा होना, और डी सबशेल की एब्सेंस होना। ठीक है, नोट कीजिए आराम से, समझे देखिए मेरा कहने का पर्पस क्या है। हमें देखा आजकल का वेदर बड़ा एबनॉर्मल हो रहा है, आपको पता हो शायद। सुबह बहुत सर्दी होती है, रात को सर्दी है, लेकिन दिन में इतनी सर्दी नहीं, दिन में गर्मी है और धूप है बहुत ज्यादा। तो ये एक तरह से क्या है, असामान्य वेदर तो है, एबनॉर्मल वेदर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। चलिए करें स्टार्ट। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करता हूँ और ये फंडामेंटल लगाऊंगा। तो देखो जरा सब अटेंशन देगा प्लीज। वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप आंसर बताना। फिर देखना आपको लगेगा कि हाँ, जो एलिमेंट सबसे ऊपर बैठे हैं दे आर बिहेविंग एबनॉर्मली। चलो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे। देखो एक बड़ा ऑर्डनरी सा क्वेश्चन है, ये आईआईटीज में आ चुका है, आपको मिलने की पूरी पूरी होप रहेगी। चलिए बच्चे का ध्यान देना। विच वन इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड? इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। और आपको हिंट कर दूं मैं, दोनों एक ही फैमिली में, दोनों एक ही फैमिली में। नाइट्रोजन ऊपर बैठा हुआ है, उसका साइज छोटा है। तो बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? चलो प्राची से करते हैं स्टार्ट। इट शुड बी स्ट्रॉन्गर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पूरा बोलना है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। वॉइस साइड से बताना चाहता है कोई? अच्छा क्यों, रीजन दो आप फिर। साइड में और सर ये एब्नॉर्मल बिहेव करता है जैसे वो सी मर्ज ना करिए एकदम से, एक सिस्टम चलिए, आपके सारे आंसर मिक्स होते जा रहे हैं। ये फैमिली में सबसे ऊपर है, इसका साइज स्मॉल है। बैठ जाओ। स्मॉल साइज से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बस यही पे एंड कर दीजिए। स्मॉल साइज से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। देखो शी इज राइट। ये केमिकल बॉन्डिंग का प्रिंसिपल है, अभी लिखो मत को बच्चा। जितना एटम छोटा होता है उतनी उसके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। शी इज राइट है। ठीक है, अब सुनो आंसर क्या है इसका। इसका आंसर ये है, देखा हमने एक पॉइंट बनाया और सही फंडामेंटल बिल्कुल। केमिस्ट्री खुद कहती है स्मॉल साइज से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, हमने वही लगाया, लेकिन आंसर तो उल्टा आ गया। प्रैक्टिकली आंसर इसका ये। अब क्यों हुआ ऐसा? अब देखो रीजन सुनो, यही तो एबनॉर्मल प्रूफ का बिहेवियर का प्रूफ है। अब देखो इसका रीजन सुनो। इनका साइज स्मॉल है, मना नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही स्मॉल है। अब देखो सेंटेंस को चेक करो, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ ज्यादा ही स्मॉल है। ज्यादा स्मॉल होने से क्या हुआ, ये कुछ ज्यादा ही पास आ गए, और ज्यादा पास आने के चक्कर में आपस में क्या शुरू हो गया? रिपल्शन। देखो साइज स्मॉल है, मना नहीं कर रहे, कुछ ज्यादा ही स्मॉल है, और ज्यादा ही स्मॉल से क्या हुआ? रिपल्शन स्टार्ट हो गया। उस रिपल्शन का फायदा इस बॉन्ड को मिल गया, उसमें रिपल्शन नहीं हो रहा था।
इसलिए फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है। बताओ, इसको पता क्या बोलते हैं? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मध्यम के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। वो रिपल्शन हुआ और उस रिपल्शन ने क्या कर दिया? बॉन्ड को कुछ ज्यादा ही वो कर दिया। इज इट क्लियर यू? बोलो, आया सबको समझ? इसलिए ये है, इसका आंसर देखो, सब सुन ले, ये आंसर है। अभी लिखो मत। फिर एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसमें लेते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड और क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, बताओ इनमें कौन स्ट्रॉन्ग है? देखो एक्सपेक्टेड फिर वही है, उम्मीद फिर से वही यही है, लेकिन हो रहा उल्टा है, क्योंकि इसके अंदर भी वही रीजन है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ। ऐसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, इनमें कौन स्ट्रॉन्ग है? सल्फर सल्फर होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऐसे ही एक केस हो लेते हैं, ऐसे ही केस हो लेते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, कौन स्ट्रॉन्गर है? हाँ, उल्टा है, कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्गर है। अब रीजन सुनो क्यों। देखो सुनो, रीजन क्या है? इनके पेड़ के बीच में क्या हुआ? रिपल्शन। इनके पेयर्स के बीच में क्या हुआ? इनके पेयर्स के बीच में क्या हुआ? उसके पास पेयर ही नहीं होता। कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, उसके पास पेयर ही नहीं होता। जब पेयर नहीं है तो इस बार रिपल्शन नहीं होगा, नेचुरली बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। देखो ये तो सीखना है। ये केमिस्ट्री में मतलब इनके रीजंस हैं, ऐसा नहीं है रीजन नहीं है, लेकिन ये रहेगा थोड़ा सा नॉर्मली। आपने ये एक्सपेक्ट किया, ये आंसर आ गया, ये एक्सपेक्ट किया, ये आंसर आया, ये एक्सपेक्ट किया, ये आंसर आया, इस बार ये एक्सपेक्ट किया, यही आंसर है। यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसे कंपटीशन में कंफ्यूज करते हैं। बोलो, आया कुछ समझ? तो ध्यान रखना, साइज कुछ ज्यादा ही स्मॉल है, इस वर्ड पे स्ट्रेस हुआ। कभी कभी एक्सेस से ना लॉस हो जाता है, वही सेंस स्टोरी। जल्दी से मेंशन करा करो, फट से नहीं बढ़ेंगे, मैंने पहले बोला। आप क्वेश्चन लाएंगे तो इंप्रूवमेंट होगा। बहुत बढ़िया। देखिए, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, आपको बार बार समझाता है, शुरू से बताते आ रहे हैं, ये खुद ही लगना पड़ता है। ठीक है, सिलेक्शन हुआ, नाम हो गया इंस्टीट्यूट का, ऐसा नहीं होता। वो बच्चे सेल्फ एफर्ट्स करते हैं तो सिलेक्ट होता है। और हम तो आपके डाउट ले सकते हैं, आपके कंफ्यूजन खत्म कर देंगे, समझा देंगे आपको। इतना काम है बस हमारा। अब देखो, इस चैप्टर के लिए 6 डेज है हमारे पास, आज फर्स्ट डे शुरू हो चुका है, हम तो बेसिक से चल रहे हैं। बहुत शॉर्ट में लिखो, बहुत शॉर्ट में, टाइम नहीं वेस्ट करना है। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, आप लोग भी चाहे हिंदी मीडियम से एक दो बार भूलेंगे ना, आपको भी हैबिट हो जाएगी ऐसे बोलने की। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण हुआ, दैट्स ऑल, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अभी बिल्कुल एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, क्लियर मैं आपको दिखा दूंगा, जाके देखो आप लोग भी। ये भी एनसीईआरटी का स्टेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आए अगले स्टेप पे आए, अब इसको रब कर दे। ठीक है, और देखो आप, देखो देखो अभी और देखना। अब मैं ये डी सबशेल वाला एक्सेंस वाला ना, इसका फंडामेंटल यूज करूंगा, देखो जरा अटेंशन पे करना। देखो देखो, अब इतना बड़ा फेमस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आता है ये भी, बोर्ड स्कोर में तो बहुत मिलता है। देखो, एक फेमस कंपाउंड होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, वेल नोन है, ध्यान देना सब लोग, आपको इसकी बहुत सारी केमिस्ट्री मिलेगी भी। PCl5 इज नोन, ये आपको ऑर्गेनिक के अंदर ही पढ़ना है बहुत जगह, बट NCl5 इज नॉट। देखो सब ध्यान देना, वाई, सब ध्यान दो एक मिनट प्लीज। भाई हमें पता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ही फैमिली के मेंबर है, ठीक है। फॉस्फोरस का एक फेमस कंपाउंड है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5, सबको पता है। यही सोचा हम नाइट्रोजन भी करेगा, हमने सोचा कि नाइट्रोजन भी ऐसे कंपाउंड बनाएगा, लेकिन होता क्या है, ये तो कंपाउंड है, लेकिन ये आज तक नहीं बना। ये होता ही नहीं, किसी बुक पे भी नहीं मिलेगा आपको, केमिस्ट्री में किसी लेवल पे नहीं मिलेगा, कोई बनाने की कोशिश करे बन ही नहीं सकता। NCl5 को कंपाउंड नहीं। अब क्यों? देखो इसका रीजन सुनो। देखो PCl5 कैसे बना, इसकी बॉन्डिंग देख लेते हैं। फॉस्फोरस सेंटर में बैठा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये सब मैंने करा दिया आपको। केमिकल बॉन्डिंग भी कर चुके हैं यहाँ पर ना, तो केमिकल बॉन्डिंग का भी नोट्स देख लीजिए। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाने पे बहुत स्ट्रेस दिया था कि जिसको ये बनाना आएगा देखो उसको ही केमिस्ट्री आएगी।
ये स्ट्रक्चर है PCl5 का। बताना बॉयज साइड से कोई, बॉयज बोलना फॉस्फोरस के स्टेन कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक बॉय बोले फटाफट। चल यार टाइम नहीं होता। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेल डन। एक बॉन्ड में 2 होते हैं, 5 बॉन्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 10 हो गए तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, डी सबशेल। उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अपने एस में एडजस्ट कर लिए, 6 पी में कर लिया, और बाकी 2 डी में एडजस्ट कर दिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बट डी सबशेल है ना, जिसके बाद डी सबशेल होता है उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा हमारे जहाँ कॉलेज है इसके आसपास सब मार्केट बनी हुई है। आप ये बड़े दुकानदार, आप इनको ऐसे ही बोलो कि आपको ना एक ट्रक, एक पूरा ट्रक भर के कपड़े भेज रहे हैं, तो ये पता क्या बोलेंगे, भेज दो। पता क्यों? इनके पास गोडाउन है, गोदाम है इनके पास, बहुत सारे, वहां रखवा लेंगे। दुकानों में जो रखा है वो रखा ही है, क्योंकि बस गोडाउन होते हैं। गोडाउन बिजनेसमैन ऐसे तो काम करते हैं, अपने गोडाउन यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो जैसे जैसे बिजनेसमैन के पास गोडाउन है, ऐसे फॉस्फोरस के पास एक गोडाउन है, वो ठीक है यूज कर लेगा, क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहा है 10 क्या तुम 12 इलेक्ट्रॉन भेजोगे तब भी एडजस्ट कर लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब यही काम नाइट्रोजन करने की कोशिश कर रहा है। नाइट्रोजन की प्रॉब्लम क्या है? उसके पास डी सक्शन नहीं है। नाइट्रोजन कह रहा है मेरे पास जगह नहीं है अभी, मैं 10 इलेक्ट्रॉन कहां रखूंगा, मैं तो 800 पर रख ही नहीं सकता, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, डी सक्शन नहीं है, इसलिए NCl5 आज तक नहीं बन पाया। इज इट क्लियर? आपको टीचर को इतना बनाया कि नाइट्रोजन में डी सक्शन नहीं होता, इसलिए NCl5 होता ही नहीं। हाँ NCl3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो NCl5 ना होने के पीछे रीजन है डी सक्शन ना होना। बोलो। अब एक छोटा दुकानदार है, बहुत छोटी सी शॉप है, आप कह दो भी एक ट्रक माल भेज रहे हैं, वो बोलेगा महंगा रखूंगा, वो मना ही कर देगा, लूंगा ही नहीं। तो ये होता है इशू अपने यहाँ पे। आपने देखा बहुत सारे शॉपकीपर तो दिल्ली विल्ली से सामान ला रहे हैं, कुछ लोकल खरीद लेते हैं। वो लोकल खरीदने के पीछे जगह नहीं है उनके पास, वो कह रहे हैं हम कहाँ रखेंगे, इतने पैसे भी वो खर्च करें। तो ये एक इशू है अपने यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास डी सक्शन नहीं है, डी कोश नहीं है, उसको 10 इलेक्ट्रॉन करने का राइट ही नहीं, इसीलिए PCl5 होता है और NCl5 नहीं होता। बोलो आया समझ? ऐसी एक फेमस कंपाउंड हो रहा है, अभी नोट मत करना, एक बड़ा फेमस कंपाउंड है SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये वेल नोन है, इसकी बहुत सारी केमिस्ट्री आपको पढ़नी, बट OF6 इज नॉट। OF6 आज तक नहीं बन पाया। अब देखो सुनो इसकी रीजनिंग क्या। सल्फर ने 6 बार फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली, कोई टेंशन नहीं। जरा गिनना स्टम, सल्फर के इलेक्ट्रॉन कितने, 12, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब यही काम अगर ऑक्सीजन करने की कोशिश करे तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या नहीं है, डी सक्शन। या 12 इलेक्ट्रॉन वो कर कैसे लेगा, उसको तो करने का राइट ही नहीं है, डी सक्शन नहीं। इसलिए OF6 आज तक नहीं बन पाया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डी सक्शन की एब्सेंस से भी फर्क पड़ता है। तो जो एलिमेंट टॉप पर बैठे हैं ना, उनके अंदर ये इशू है, वो बहुत सारे कंपाउंड बना ही नहीं पाते डी सक्शन की एब्सेंस की वजह से। किसी को मेंशन करना कर ले फटाफट। तो हमारा ना एक छोटा बेसिक पूरा हुआ, और ये बहुत काम का बेसिक है, ये पी ब्लॉक में बहुत यूज होगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि डी सबशेल के होने से क्या होता है और डी सबशेल की एब्सेंस से क्या हुआ। इट मस्ट बी क्लियर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत छोटे होने से और डी सबशेल की एब्सेंस से उनकी केमिस्ट्री अब नॉर्मल हो जाती है। तो PCl5 एक फेमस कंपाउंड है, वेल नॉन कंपाउंड है, लेकिन NCl5 आज तक नहीं बना। आप जाके देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। ओके, ये चैप्टर हमारा ऐसा रहेगा, अगर हमने अच्छे से एनसीईआरटी भी करी ना तो वी आर विनर। एक भी क्वेश्चन रुक नहीं पाएगा हमारा, और हमें हेल्प भी नहीं पड़ेगी उस बुक की। तो बहुत ब्रॉड चैप्टर है ये, तो अगर हम उसमें से भी सेलेक्टेड पोर्शन भी कर लें अच्छे से, हमारा काम हो जाएगा। और साथ में PYQs देख लेंगे होते हैं। तो फिजिकल रिवाइज करना शुरू करें, सब लोग लग जाएं। PCl5 एक फेमस कंपाउंड, बट NCl5 डजंट। ठीक है बच्चे, तो उसमें कोई दो राय ना हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होपफुली। अब करें इसको, तो उसमें कोई दो राय ना हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। SF6 known, but OF6 is not। ओके, अब कर रहा हूं मैं इसको ना, ठीक है। देखो उसके बाद पी ब्लॉक में एक प्रिंसिपल और काम करेगा, अगेन सुपर टॉपिक है, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका हिंदी नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव। हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अल्टीमेट टॉपिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हिंदी नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव। लोग किसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हमारे पास बोरोन फैमिली है, देखो जरा सब अटेंशन पे करो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोरोन फैमिली के मेंबर, बोरोन फैमिली कहते हैं इसके। ऐसी ही हमारे पास कार्बन फैमिली है, ऐसी ही हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, नो डाउट है। देखो अब एक वर्ड होता है, उसको जरा समझना। हर फैमिली की अपनी एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप का मतलब वर्ग, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था, मेलॉन। जैसे इन सबकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है किसी को पता है? +3। आप कभी भी देखें, ये सब +3 दिखाते हैं, सब +3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से ये +3 दिखाते हैं। ऐसे ये +4 दिखाते हैं। हम इसे बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे आप इस फैमिली में किसी फैमिली में नीचे जाओगे ना, देखो सुनो, जैसे जैसे नीचे जाओगे इस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। देखो सुनना, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्थायित्व घटेगा। जैसे इसने +3 दिखाई, इसने भी +3 दिखा दी, इसने +3 दिखाई, पता यहाँ पे +1 भी आ गई। देखो आप अपने आप, और यहां भी +1 आ गई, और यहां तो +1 इतनी ज्यादा आ गई कि ये स्टेबल ही +1 में होता है। देखो बच्चे स्टेबल ही +1 में। देखो मत, दोबारा सुनो, आप किसी फैमिली में डाउन द ग्रुप जाओ, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और नीचे आते आते तो यह हाल होगा, सबसे नीचे वाले मेंबर की तो लोअर स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, लोअर स्टेट। थैलियम कह रहा है मैं +3 में खुश नहीं हूं, मैं तो +1 में ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। अभी समझाएंगे। ऐसी कार्बन फैमिली में होता है, नीचे आते आते +2 हो जाती है, और लैड तो +2 में ज्यादा स्टेबल है। देखो आप, लैड +2 में ज्यादा स्टेबल है। ऐसी नाइट्रोजन फैमिली है, इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। ये सब +5 दिखा रहे हैं, और नीचे आते आते क्या होता है? +3 भी जाती है। और बिस्मथ को ज्यादा स्टेबल किसमें होता है? +3 में होता है। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ज्यादा स्टेबल +3 में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा हो क्यों रहा है? देखो अगर मैं कंक्लूड करूं ना, इन सब चीजें मेरे को ये पता लग रहा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ, इसको स्थायित्व कहते हैं, ऑफ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहना चाहिए? डिक्रीजेस, इसका स्थायित्व घटता है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमें समझाऊंगा ऐसा हो क्यों रहा है, नीचे आते आते लोअर स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों हो रही है। चलिए करें स्टार्ट। अब देखो इसका रीजन बना, सब देखो अटेंशन पे ना, रीजन ही पता होना चाहिए इसके पीछे कॉज क्या है। सबसे बड़े, देखो बोरोन ने अपनी +3 स्टेट कैसे दिखाई। देखो आपको बोरोन की केमिस्ट्री समझा, उसका एटॉमिक नंबर 5 था, सब ध्यान देना। ये कॉन्फ़िगरेशन था, ये बोरोन का आउटर मोस्ट शेल, इसी का बोरोन यूज करता। देखो बोरोन ने क्या करा, पहले अपना पी सबशेल यूज किया, पी सबशेल, पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन ने क्या करा, बोरोन ने क्या करा, देखो ध्यान देना, पहले इससे बॉन्डिंग करी। एक मिनट, मैं ऐसा वाला पेयर भी दिखा दूं। पहले इसके थ्रू बॉन्डिंग करी, जब बॉन्डिंग हुई ना तो एनर्जी निकली, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उस एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से आगे और चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आगे और चला गया। ऐसा करने से अब ये भी अनपेयर्ड हो गया, और एक अनपेयर्ड यहां पे और आ गया। जब वो आगे आया तो टोटल बोरोन ने कितनी बार बॉन्डिंग कर ली?
3 बार। और बोरोन की स्टेट कितनी आ गई? देखो आराम से, पहले बोरोन ने एक ही बार बॉन्डिंग की है, सब सुनना ध्यान से। पहले बोरोन एक ही बार बॉन्डिंग करेगा। जब वो एक बार बॉन्डिंग करेगा तो उस बॉन्डिंग से एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगी। 2 बार बॉन्डिंग और हो गई, 3 बार टोटल बॉन्डिंग हो गई, और आराम से बोरोन अपनी प्लस स्टेट दिखा देगा। अब देखो थैलियम की प्रॉब्लम क्या है। थैलियम के लास्ट में भी ऐसे ही होता है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही है, लेकिन थैलियम का साइज कैसा, बहुत बड़ा है। देखो देखो उसका नुकसान, थैलियम सिर्फ एक बार बॉन्डिंग करता है, एक बार। देखो सिर्फ एक बार बॉन्डिंग करता है, इस बार एनर्जी निकलती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज सके। देखो समझो, इतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को आगे भेज सके। इससे ये वाला पेयर क्या होता है, ये बेकार हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, इनर्ट। आप इनर्ट का मतलब जानते हैं ना, किसी काम का नहीं रहा, एक्रिय जिसको बोलते हैं। ये वाला पेयर आगे जा ही नहीं पा रहा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं पा रहा, ये वाला पेयर डेड हो गया। कहने को है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसी को इनर्ट पेयर कहते हैं, इनर्ट पेयर। तभी तो थैलियम ज्यादा स्टेबल किसमें है, +1 में। कह रहा है +3 दिखाई नहीं सकता, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं बॉन्डिंग तो कर लूंगा एक बार, लेकिन इतनी एनर्जी क्रिएट नहीं करूंगा कि इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज सकूं। इसलिए थैलियम का ये पेयर डेड हो गया, डेड। देखो समझो, किसी के पास कोई चीज है लेकिन काम की नहीं है, वो चल नहीं पा रही, वो यूज नहीं हो पा रही, ऐसे कह दो आप, तो ये सेम स्टोरी थैलियम के साथ है। इसके अंदर पता मेन प्रॉब्लम क्या है, बिग साइज। थैलियम का बहुत बड़ा होना, लैड का बहुत बड़ा होना, बिस्मथ का बहुत बड़ा होना, इनके बड़े साइज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इनका एस वाला पेयर किसी काम का ही नहीं रहता, एस वाला पेयर यूज ही नहीं हो पाता। बस एक बार ये बॉन्डिंग कर लेंगे, बार बार नहीं बॉन्डिंग करवाते, तभी तो ज्यादा स्टेबल अपनी लोअर स्टेट में होते हैं। एक और रीजन होता है, एस इलेक्ट्रॉन्स की ना पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास पहुंच जाते हैं, ये हमने सीखा था जब पेरियोडिसिटी पढ़ा था। तो इससे भी न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन करता है इसका, और इसके अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए कहते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्टेट इंक्रीजेस। देखो इसको ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेता है, शायद आपको क्लिक ना कराओ। देखो एक छोटी सी बात से आता है, मान लो हम बायो की बात करें, हम अपनी बात करते हैं। आपने देखा जैसे भाई हम लोग हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, सब चीजें हमारे अंदर बायोलॉजिकली आती हैं, हमारी बॉडी काम कर रही है, बायोलॉजिकली काम कर रही है, सबको पता ही है। लेकिन पता जैसे एज बढ़ेगी हम बायोलॉजिकली वीक होना शुरू हो जाएंगे, ये नेचर है, वेल नोन है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, मान लो हम बहुत ओल्ड हो गए, 60 ईयर्स के हो गए, 70 ईयर्स के हो गए, तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन ठीक से काम ही नहीं कर पाए। ये नेचर है, नेचर। चीजें हमारे पास हैं, हमारे हाथ पैर हैं, सब कुछ, लेकिन ठीक से काम नहीं कर पा रहे, क्यों, बायोलॉजिकली वीक हो चुका है। सेम स्टोरीज है, बिल्कुल सेम लॉजिक है। जैसे जब नीचे जाएंगे ना, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल हो जाएगी। उसके पीछे रीजन होगा ड्यू टू बिग साइज, बिग साइज बहुत बड़ा इश्यू है। बताओ क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, काम नहीं हो पा रहा, और पता है कौन से वाला पेयर डेड हुआ, एस वाला पेयर। एस वाला पेयर ध्यान रखना, ये वाला पेयर यूज ही नहीं हुआ। यही प्रॉब्लम लैड के अंदर आएगी, वो भी एस वाला पेयर यूज नहीं कर पाएगा अच्छे से, और यही प्रॉब्लम बिस्मथ के अंदर आएगी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो मैं इसको ना शॉर्ट में लिखवाता हूँ, लिखो ना, कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोलता हूँ, फिर आप कॉपी भी करना। देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, on moving down the group, stability of stability of group oxidation state decreases. On moving down the group, stability of group oxidation state decreases. Stability of group oxidation state decreases due to big size. Due to big size. Full stop. In this case, S electron pair, S, एक बार ड्रू हाईलाइट करना, S electron pair becomes dead, dead हो जाता है, S electron pair becomes dead. ओके, बस मैंने टू द पॉइंट लिखवा दिया, अब किसी कुछ कॉपी करना कर लेगा, लगता है ना कुछ काम की बात है मेंशन करना।
और थैलियम ज्यादा स्टेबल +1 में है, लेड ज्यादा स्टेबल +2 में है, और बिस्मिथ ज्यादा स्टेबल +3 में है। जितने भी नीचे मेंबर बैठे हैं ना, अपनी लोअर स्टेट में ज्यादा खुश है, हायर स्टेट में सेटिस्फाइड नहीं है। बात मैं करिए, जितने लोअर मेंबर बैठे हैं ज्यादा सेटिस्फाइड किसमें है? लोअर स्टेट में, लोअर, हायर में नहीं है, ध्यान रखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनके अंदर खास बात है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। इसलिए थैलियम ज्यादा स्टेबल +1 में है, लेड ज्यादा स्टेबल +2 में है, बिस्मिथ ज्यादा स्टेबल +3 में है। बोलो, क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। सब नोट कर चुके हो उम्मीद है? ठीक है ना? देखो, मैं यहां से कुछ क्वेश्चन बना सकता हूं, देखो अगर आप उनको समझते हैं। देखो, चलो देखो, मेरे पास थैलियम है, थैलियम है +3 स्टेट की। सोच के बताना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक जिसे कहते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट? बताओ, बताओ बच्चा कोई। हेलियम अगर +3 स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट? आप बताओ, थैलियम पहले क्या चाहेगा? हेलियम +3 में है, तो क्या चाहेगा? वेरी गुड, वो +1 बनना चाहेगा। अभी बताया तो मैंने आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कह रहा है, मतलब +1 बनूंगा। अपनी स्टेट डाउन करना चाहता है, क्या चाह रहा है अपना? रिडक्शन, रिडक्शन, अपचयन। इसका मतलब ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग है, सीधी सी बात। इसलिए थैलियम +3 एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेड, लेड अपनी +4 स्टेट में, ये +2 बनना चाहेगा, ये भी कह रहा है मुझे भी अपनी स्टेट डाउन करनी है, इसलिए ये भी कौन है? एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो, आ रहा समझ नहीं आ रहा? ये स्टेट डाउन करना चाहते हैं ना। देखो, एक और अजीब सा क्वेश्चन पूछू, देखो सोच के बताना, टिन +2 क्या होगा? नहीं नहीं, इसमें नहीं, लोअर स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसमें हायर ही है। ये +4 बनना चाहेगा, ये अपना ऑक्सीडेशन चाहता है, तो ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। टिन के बारे में हमने नहीं बोला था, हमने कहा था टिन में लोअर स्टेट आ जाएगी, लेकिन ज्यादा स्टेबल स्टेट लोअर वाली किसकी है? जो सबसे नीचे बैठा। ध्यान रखिएगा इस बात का, इसे मैंने जान के पूछा, इसमें गलती ना हो बिल्कुल भी। देखो, जो सबसे नीचे बैठे हुए हैं, उनकी लोअर स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जो उनसे ऊपर बैठे हैं, उनके अंदर लोअर स्टेट आई थी, लेकिन ज्यादा स्टेबल वो हायर में ही थे। इज इट क्लियर? देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए टिन +2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेड +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और थैलियम +3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर बिस्मथ होगा ना +5 में, मतलब बिस्मथ क्या चाहेगा? अपनी स्टेट डाउन करूं, तो ये भी कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये भी रिडक्शन करेगा और होगा अपना ऑक्सीडेशन, अपना रिडक्शन चाहेगा और होगा ऑक्सीडेशन। अब आ गए सबको समझ? देखो, यही तो क्वेश्चंस बनते हैं, ढूंढो इनको आप, ये सब बुक से मिलेंगे। तो ये भी एक फंडामेंटल हमारा क्लियर हो गया। देखो, अब हमने ना एक तरह से बेसिक्स पूरे कर लिए अपने टी ब्लॉक के ना, यही बेसिक्स होते हैं, बाकी पीछे पढ़ते रहेंगे, आपको आता रहेगा समझ। बस अब मैं आप फैमिली वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, अब एक एक फैमिली फिनिश करनी है हमें। आज मैं ना, देखो मैं कोई भी फैमिली रैंडम शुरू कर देता हूँ। आज मैं ग्रुप 18 से शुरुआत करता हूँ, किसी को भी कर सकते हैं स्टार्ट ना। मैं ग्रुप 18 करा रहा हूँ, इसका नाम है नोबेल गैसेस। आज ये फैमिली हम फिनिश करेंगे, ठीक है? एक फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाएगी, साथ में बेसिक्स भी हो गए। तो लिख लीजिए ग्रुप 18, टर्म्ड एज नोबेल गैसेस, हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट गैसें, नोबेल गैसेस। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रुप 18 किससे से मिलकर बना होता है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। अब आप लिखिएगा नहीं। देखो, वैसे तो आप सब बच्चों को ये एलिमेंट ना याद होने चाहिए, सच्चाई है बिल्कुल, ये रट्टे में वो काम आते हैं बहुत। इसका अटॉमिक नंबर कितना है? 2। ये 2 + 8 कितना? 10। 10 + 8 कितना? 18। 18 + 18 36। 36 +
कितना हुआ ये 54 80, लास्ट में कितना हुआ 86। देखो यहाँ पे डिफरेंस 8 का मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस 8 का है, यहाँ पे 18 का है, यहाँ पे 18 का है और यहाँ पे 32 का है। आ रहा समझ? ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, ये याद करने का तरीका है। एक बार और देखो, आपको एटॉमिक नंबर ना भी याद हो तब भी काम चल जाएगा। आपको सिर्फ एक बात पता हो, देखो मैं अभी करके दिखा देता हूँ। इसका तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसका 1s2 2s2 2p6 है। इसके लास्ट में पता क्या आएगा? 3s2 3p6। इसके लास्ट में क्या आएगा? 4s2 4p6। इसके लास्ट में क्या आएगा? 5s2 5p6। और इसके लास्ट में क्या आएगा? 6s2 6p6। देखो मैं यहाँ से एक चीज कंक्लूड करूं, देखो अगर हीलियम को हम छोड़ दें, मैंने अभी पढ़ाते हुए कहा भी था आपसे, हीलियम एक एक्सेप्शन। आप हीलियम को रूल से भी बाहर रखिएगा, तो पता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? NS2 क्या कहना चाहिए? NP6। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस फैमिली का ये है। लेकिन ये क्लियर है, हीलियम इसका एक एक्सेप्शन है, हीलियम को इसे कंसिडर ही नहीं करता। आई बात समझ? तो अब ये फैमिली पूरी स्टडी करनी है, इस सबकी केमिस्ट्री होगी, बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट निकल के आएंगी। आप कॉपी करना चाहते हैं कर लें एज यू लाइक। अभी ग्रुप 18 को पूरा कर रहे हैं, डेली एक फैमिली खत्म करेंगे और 6 डेज में हमारा ये चैप्टर ये एंड जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें डाउट ना हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन वेल नोन NS2 NP6, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसको। हीलियम क्लियरली एन एक्सेप्शन, हीलियम इस रूल को फॉलो नहीं करता। इससे बच्चे एग्री? देखिए रेडॉन रेडियो एक्टिव है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। ये रेडियो एक्टिव होता है, अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता है। करें स्टार्ट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता हो। अब देखिए पहला हमारा डिस्कशन शुरू होता है। पहली बात, इस फैमिली का नाम नोबल गैसेस की। अब ना इसको इनर्ट गैसेस नहीं कहते, ध्यान देना सब बच्चे। पहले नाम था इनका इनर्ट गैसेस, एक्सटीरियर कैसे कहते थे। अब ये नाम ड्रॉप हो गया, आजकल कहते हैं नोबल गैसेस। अब क्यों कहते हैं नोबल गैसेस, जरा ध्यान देना। देखिए आपको पता हो, पहली बात तो ये इनर्ट नहीं है, तो कहते भी इनर्ट गैसेस है, गलत। आपको पता है जनन के बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड है, क्रिप्टन के बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड है। ये इनर्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से इनर्ट नहीं है। पता इनकी क्या खास बात है, देखो अब जरा ध्यान देना। these elements react, सच्चे यहाँ पे देखो, these elements react, ये भी क्रिया करते हैं with some specific elements, with some specific elements in specific conditions। देखो पहले सेंटेंस को पढ़ो आराम से, अभी लिखने की जल्दी नहीं है। ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? कोई कोई, इसको कहते हैं विशिष्ट। कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, वो भी स्पेसिफिक कंडीशंस में। देखो इस सेंटेंस को पहले पढ़ो, लिखने की जल्दी नहीं है। किसी किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी किसी किसी कंडीशन में। इसका मतलब पता है कि बहुत ज्यादा ना रॉयल है, रॉयल जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा रॉयल है अभी, बहुत चॉइस करने वाले, बहुत चूज करते हैं। कह रहे हैं हमारे एक से रिएक्शन नहीं करते, पहली बात रिएक्शन करते हैं तो भी किसी किसी के साथ। देखो ये भी नेचर होती है, ध्यान देना, ये भी नेचर है। जैसे जैसे कई लोग देखा आपने, कई लोगों की हैबिट होती है एप्पल का ही फोन रखते हैं, इफेक्ट है। मेरे एक दो नोन है, बहुत पहले से वो एप्पल का फोन ही लेके चलते हैं, कहते हैं हमारे तो ये ना चॉइस है हमारी, कोई और फोन लेंगे ही नहीं। तो एक ना ये रॉयल होने का, चूज करने का इंडिकेशन है। कई लोग कंप्रोमाइजिंग होते हैं, कोई फोन चल जाएगा। तो कई लोग की हैबिट होती है, शूज पहनेंगे सिलेक्टेड पहनेंगे, कपड़े लेंगे तो ब्रांडेड बिल्कुल, नहीं मिलेंगे तो लेंगे ही नहीं।
तो एक तरह का ना ये चॉइस करने का इंडिकेशन है, ऐसे ये भी चॉइस कर रहे हैं। अगर हमारे एक से रिएक्शन नहीं करते, हम किसी किसी से रिएक्शन करेंगे, वो भी कभी कभी किसी कंडीशन में, कंडीशन होगी तो होगी, अदरवाइज से कोई सेंटेंस को पढ़ के देखो, बोलो। इससे ये पता लगता है कि ये कौन है, रॉयल है, नोबेल है, नोबेल, इसलिए बोला गया नोबेल गैसेस, हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट। अब आप नोट करो सेंटेंस, बोलो आ रहा है कुछ समझ। एक होता है कंप्रोमाइजिंग, मान लो जैसे किसी खाने का कुछ मन है तो कह रहा है कि मैं खाने में सिर्फ यही खाऊंगा वरना भूखा रह जाऊंगा, दिस इज व्हाट, ये एक चॉइस होने का इंडिकेशन। बात मत करिए प्लीज, नोट कीजिए इसको, पढ़ सेंटेंस को पढ़ के देखिए, बार बार इसको रिपीट करके देखिए, आपको आएगा समझ। नोबेल का मतलब क्या होता है, नोबेल प्राइज सुना होगा आपने, हर एक को नहीं मिलता। नोबेल प्राइज की बहुत पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिनके अंदर नोबेल प्राइज मिलता है, वरना डिस्कवरीज तो बहुत सारी होती हैं। दीज एलिमेंट्स रिएक्ट, अभिक्रिया करते हैं विद सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक कंडीशंस। इनको आप टोटली इनर्ट नहीं कह सकते, अक्रिय नहीं कह सकते, क्रिया करते हैं किसी किसी के साथ, वो भी कभी कभी किसी किसी कंडीशन में। बच्चे बातें नहीं, तो इन्हीं को बोला गया नोबेल गैसेस। तो हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, एसर्शन रीजन है ये अपने आप में एक, कि उनको नोबेल गैसेस क्यों कहा गया। अच्छा, जनरल कॉन्फिगरेशन भी सीख लिया हमने, ये बात भी पूरी होगी। अब देखो हमारा पहला डिस्कशन शुरू होता है, और अब कर दूं चलाऊं इसको, ओके। देखो अब हमारा पहला डिस्कशन शुरू होता है इनके एटॉमिक साइज से। अब लिखना बंद कर देना प्लीज। देखो इनका एटॉमिक साइज किस तरह से होता है। अब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, पता है ग्रुप 18 सबसे आखिरी में आता है, सबसे लास्ट में, और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घट रहा होता है, तो एटॉमिक साइज इनका स्मॉल है, बहुत बड़े बड़े एलिमेंट नहीं है। और डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीजेस, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एलिमेंट्स ओवरऑल स्मॉल है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा हो, बड़ी कॉमन सी बात। और आपको एक बात की शायद नॉलेज हो, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं वो 17 वालों से बड़े होते हैं। देखो अभी नोट मत करो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये एलिमेंट ना इनसे बड़े बड़े होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नियोन फ्लोरीन से बड़ा होता है, ऑर्गन क्लोरीन से बड़ा होता है, ऐसे क्रिप्टन ब्रोमीन से बड़ी होती है। देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है अपने आप। लो अभी इस बात पे डिबेट करते हैं, चलो जरा इसको भी समझ लेते हैं, एक बार आप कॉपी करना कर लो प्लीज, आपको नोट करना नोट कर लीजिए। इनके साइज वैसे छोटे हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ते हैं, ये तो बात तो जनरल हो गई, लेकिन ये एलिमेंट ग्रुप 17 के एलिमेंट से बड़े हैं, जो ग्रुप 17 हमारे हेलोजन्स हैं उनसे बड़े हैं, ठीक है। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट से बड़े हैं, नियोन फ्लोरीन से बड़ी होती है, ऑर्गन क्लोरीन से बड़ी होती है, क्रिप्टन ब्रोमीन से बड़ी है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखो इसका रीजन बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने यहाँ, आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के। अब देखो इसकी रीजनिंग बनाते हैं कि क्यों ये बड़े हैं। देखो ना ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए अब इसके पीछे भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपने आप पे ना। चलो करें स्टार्ट, सर नोट कर चुके हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आने के पूरे पूरे चांस हैं इस क्वेश्चन के ना। चलिए जरा देखो सब अटेंशन पे करिएगा, ये बड़े एलिमेंट क्यों हैं का ध्यान दीजिएगा। देखिए आप पहले एक बात का देखो, मुझे आंसर देखो, चैप्टर में अगर आके आ चुका हूँ पीरियोडिसिटी, गर्ल्स साइड से बताना, कितने फंडामेंटल से बताना। आप बताओ हम इनकी कौन सी रेडियस निकालते होंगे, इनकी कौन सी रेडियस निकालते होंगे, कौन सी रेडियस कैलकुलेट करते होंगे। रेडियस चार तरह की होती है, आप बताओ कौन सी रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस तो एक एक उसके अंदर बहुत ब्रॉड वर्ड ना, एटॉमिक रेडियस के अंदर चार कैटेगरी थी, आप गलत कह रही हैं। एटॉमिक रेडियस तो निकालेंगे, हाँ बताओ। वेंडरवॉल, देखो शी इज राइट है, हमारे सामने मजबूरी होती है, हमें निकालनी पड़ती है इनकी वेंडरवॉल रेडियस, बिल्कुल सही बात है ये। देखो अब सब वही है ना, दिमाग लगाना पड़ता है।
पता है आपको इनके मोलिक्यूल कौन है, जो इनके एटम्स है? आपको हीलियम का मोलिक्यूल चाहिए, हीलियम का अणु चाहिए, तो हीलियम के एटम और मोलिक्यूल में फर्क ही नहीं है। आप निकाल ही नहीं पाओगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। पहली बार कुछ फिर बार क्या और से डर लग चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सुनिए, नो डाउट यार, इनके एटम और मोलिक्यूल में कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर आपको एक बात याद हो, हम इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते। देखो सब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ हमारी मजबूरी रहेगी, जब हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो ऐसे निकाला जाएगा। और जब इसका हाफ करेंगे तो नेचुरली कौन सी रेडियस आएगी? 100% वेंडर वॉल रेडियस आएगी। ये बिल्कुल बाउंड टू हैपन है। आप सोच के देखो, देखो थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे कंपल्शन है, कंपल्शन मजबूरी है, हम इसके अलावा और कोई रेडियस निकाल ही नहीं सकते। भाई आयन इनके नहीं बनते, आयनिक रेडियस कहां से लाओगे? मेटल ये है नहीं, मेटालिक रेडियस हो नहीं सकती। या तो रेडियस होगी कोवलेंट या फिर रेडियस होगी वेंडरवॉल। कोवलेंट है नहीं, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो हमारी मजबूरी है, हम सिर्फ क्या निकालेंगे? वेंडरवॉल रेडियस। अब सुनते रहिएगा, इनकी भी निकालते हैं वेंडरवॉल रेडियस। अब क्या होता है, मैं फ्लोरीन का मोलिक्यूल लूंगा। अब फ्लोरीन का मोलिक्यूल नेचुरली ऐसे होगा, देखो ये फ्लोरीन का मोलिक्यूल है F2। और जो फ्लोरीन का मोलिक्यूल है, देखो सुनना ध्यान से, उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, देखो ये फ्लोरीन के मोलिक्यूल्स हैं, ये भी फ्लोरीन है तो ये भी फ्लोरीन है। जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इस वाली फोर्स से क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का मोलिकुलर मास ज्यादा है, ज्यादा अणु बाहर है। देखो अब यही चीज समझनी है ध्यान से, दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो जो वेंडोवो रेडियस है ना, वेंडोवल फोर्स, सॉरी, वेंडोवल फोर्स मोलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करती है, अणु भार के ऊपर। क्या हो रहा है, फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन का मोलिक्यूल, अगर आप इसका अणु भार देखेंगे 38 आएगा, इसका मोलिकुलर मास 38 है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू हीलियम हीलियम फोर्स या नियोन नियोन फोर्स। ओके, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो नेचुरली ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस में निकालू तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? ये डिस्टेंस कम आएगा, तो रेडियस अपने आप क्या आएगी? कमी तो आएगी। देखो इसके ऊपर ना असर्शन रीजन आने के पूरे चांस, और जो करके आएगा ना उसके मतलब टॉप रैंक्स में आएगा वो। हर एक बच्चा ऐसे कर ही नहीं पाए। ये बात सबको याद है कि नियोन क्लोरीन से बड़ा है, ऑरेंज क्लोरीन से बड़ा, रीजन नहीं किसी को पता होता है। अब रीजन समझने की कोशिश करो। इनकी वेंडोबल फोर्सेस इनके रेस्पेक्ट में क्या है? वीक है। इनकी वेंडोबल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। फोर्स स्ट्रॉन्ग ने मोलिक्यूल को पास ला दिया, डिस्टेंस कम हो गया, रेडियस अपने आप कम हो गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नियोन का फ्लोरीन से बड़ा होना, ऑर्गन क्लोरीन से बड़ा होना, क्रिप्टन ब्रोमीन से बड़ा होना, एंड सो ऑन। रीजनिंग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। बोलो सब बच्चों क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए, अल्टीमेट पॉइंट है ये अपने। जाके ढूंढो, देखो सब बुक्स में ढूंढने से मिलता है, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं मिलता। बार बार आपसे कहते हैं, आप वो प्लेयर है जो फील्ड में खेल ही नहीं रहे, आप बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आप फील्ड में आओ तो पता लगता है कि मुझे क्या करना है। जितना मर्जी आप पढ़ लीजिए, जितना मर्जी स्टडी कर लीजिए, वो भी यूजलेस हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मैटर अपने आप में, इंपॉर्टेंट चीज है, सबको अच्छे से आना चाहिए। मेरे बच्चे क्लियर हो गया होपफुली? तो कंफ्यूजन किसी को डाउट हो बताओ।
चलो हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया, इनका साइज वैसे स्मॉल है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, और ये एलिमेंट्स हैलोजन से बड़े बड़े क्यों हैं, इसका रीजन बहुत बड़ा पॉइंट था अपने आप में, ये आने के चांसेस रहते हैं। चलिए सभी नोट कर लिया उम्मीद है, ठीक है बच्चे। देखो ये चीज समझ नहीं होगी, जाके बुक्स में देखो ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलो इसको हम यहाँ से रब कर रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है बच्चे, दैट्स फाइन। अगला हेडिंग है इसके बाद, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हिंदी में कहते थे आयनन ऊर्जा। अब देखो ये सब चीजें हमने स्टडी कर रखी है। बताओ इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, हाई है लो है? इनको आयनाइज करना आसान है मुश्किल है? बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्यों? ये स्टेबल है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, वेरी हाई। लेकिन अगर जब डाउन द ग्रुप देखें, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीजेस। ऐसे डिक्रीज होती है नंबर, वैसे हाई है। और एक बात आपको और बता दूं, पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर हम ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें, हीलियम शोज, पता है किसी को याद है, हाईएस्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम की ना, हाईएस्ट होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इससे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी की भी नहीं है, पूरी केमिस्ट्री की बात हो रही है, कॉपी कर लो आप, तो समझने वाली पॉइंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों है, हीलियम की हाईएस्ट क्यों है? भाई जब डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, घट रही है, तो हीलियम की तो हाईएस्ट अपने आप हो गई ना, नो डाउट है। तो हीलियम की पूरी केमिस्ट्री में ही हाईएस्ट, इस फैमिली में तो हाईएस्ट है ही, पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट है, दैट शुड बी क्लियर। कि कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया देखो हमारा, पेपर ओपन है, देखो क्या आना है, सब चीजें क्लियर। बट आपकी मेहनत होगी, देखो आप प्रैक्टिस करो, जागो यार, देखो उठ जाओ, निकाल लो अपने वेपन्स जो भी किसी के बाद। और तो समझा, टाइम आ गया डू और डाई, ये तो मरना है या मारना है, तो क्या प्रेफर करेंगे आप? मार के आएंगे ना, तो उसके लिए जागना पड़ेगा ना, उठ तो रहे नहीं आप, सो रहे हैं अभी सारे बॉयज हमारे, उम्मीद नहीं है हम मार के आएंगे, नो चांस। अभी तो हमारे बच्चे बुक्स ही नहीं है ना, छोड़िए इन पैसों कहाँ आएंगे, देखिए क्लिनिक खोलिएगा ना, और क्या, 500 की बुक है, उस टाइम पता नहीं कितने लाख में चीजें होंगे। आई थिंक सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो ये भी समझाई गई थी आपको चैप्टर पीरियोडिसिटी में, बात मत करिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बताना, पीछे गर्ल्स बैठी हैं, क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ बताओ इसके बारे में। पीछे दोनों गर्ल्स बैठी हैं, तो कहना मैडम मेरे से बोलो कॉन्फिडेंस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहना है, बताओ कुछ ही बोलो, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए, बताओ उससे तो ही बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन, वो गेन का मतलब जानते हो, थोड़ी उससे हमजा सीधे बैठ गया, कुछ नहीं पता, गेन से कोई मीनिंग आपके माइंड में नहीं आ रहा, और किसी बॉय को आ रहा हो बताओ, आप बीच में बैठे बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए गेन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन से देना देना नहीं है उसको, इलेक्ट्रॉन लेना है, प्राप्त करना। गेन करना मीन्स ग्रहण करना, बात मत करिए, इसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन प्राप्त करता है। फिर गेन करने के बाद क्या होता है, एनर्जी कुछ एनर्जी चेंजेस आते हैं, जैसे एनर्जी निकल गई तो उसका नाम ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखा। जरूरी नहीं एनर्जी निकले, जरूरी नहीं एनर्जी निकले, एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो सकती है। जब ये आर्टिकल हुआ था बहुत थोरोली आपको बताया, देखो आप घर प्रैक्टिस नहीं करते, देखो ये रीजन है। क्या होता है घर पे को जाके नोट्स को देखता ही नहीं है, तो ये टोटली रॉन्ग प्रोसेस है, ये पढ़ने का तरीका ही नहीं। अब आप भूल गए, कैसे काम चलेगा? बस लिखो, इन बातों को लिखने से क्या होने वाला है, दिमाग में जाए बातें, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी की पॉजिटिव है फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन। तो जानते हैं पॉजिटिव, बताओ प्राची, पॉजिटिव होने का मतलब है, बताओ किसी को पता है, बताइए, आप बताइए इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव है क्या मतलब है? एक मिनट इनको बोलने दो, क्या? नहीं नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लूज तो करना ही नहीं है, गेन करना है, गेन का मतलब प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन को लेना है, लेना, लूज तो करना ही नहीं है। वैल्यू प्लस माने क्या मतलब है? Excuse me.
जी जी जी, सुनिए सुनिए, देखिए आप गलत कह रहे थे। बताओ क्या रीजन है, बताओ ये। दैट्स द पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते नहीं है, बैठ जाइए। फैक्ट पता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, हम इनको एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन के लेने की बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये इंटरेस्टेड नहीं है। इस वैल्यू का प्लस आने का मतलब ही यही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। ये चीज स्टेबल है, ठीक है, हम क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम एनर्जी दे रहे हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन ले। तो ये अपना में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, इट क्लियरली शोज these are not interested to gain electron, as these elements are not interested to gain electron। देखो इसमें बताया गया था कि ये वैल्यू प्लस आने का मतलब है, आपको एनर्जी क्यों देनी पड़ी, ये इंटरेस्ट को शो करता है ना, आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इच्छुक नहीं इसे बोलते हैं। चलो आई थिंक क्लियर, चलेंगे, चलो कॉपी एक मिनट रुक जाओ प्लीज। इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इन एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। पता क्या होता है, जो उनके एटम्स के पीछे फोर्स है ना, वो वेंडरवॉल फोर्स है, वेंडरवॉल बहुत वीक होती है, तो वेंडरवॉल फोर्स की वजह से बॉइलिंग पॉइंट आपको लो मिलेगा। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, साइज बढ़ रहा होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि साइज बढ़ रहा था वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, या ऐसे कह दो मोलिकुलर मास बढ़ रहा था वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वैसे ओवरऑल कम है, लेकिन डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, इस बात को भी मेंशन करना कर सकते हैं एज लाइक। ये सब ऐसा रीजन है, टोटल कॉन्सेप्चुअल है, आपको आना चाहिए। तो सब एग्री, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे घटेगा बढ़ेगा, दिस वी हैव सीन। हमने इलेक्ट्रोन एंथैल्पी की बात भी कर दी, आयनेशन एंथैल्पी का भी डिस्कशन हो गया, एटॉमिक साइज की बात भी कर ली हम लोगों ने। बात मत करिए स्टूडेंट, मत बोलिए। ठीक है, होपफुली क्लियर। नेक्स्ट इज हियर, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, द कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। देखो इनके कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इनके कंपाउंड की डिस्कवरी कैसे हुई। देखो ना, सब लिखना बंद कर देना प्लीज, यहाँ पे ध्यान देना। देखो केमिस्ट्री में ना एक पर्टिकुलर एक केमिस्ट नेम है, आपको नाम याद होना चाहिए हमेशा, नील बार्टलेट, ये केमिस्ट का नाम। देखो एक क्या होता है रिसर्च के अंदर ना, बहुत चीजें ना कहते हैं ना बाय चांस डिस्कवर हो जाती है। देखो इस केमिस्ट ने क्या किया, एक बार इसने ये स्टडी किया, बुक्स में लिखा भी होता है, कि जो आयनाइजेशन थैलेपी ऑक्सीजन की होती है ना, वही जेनन की होती है। देखो ध्यान देना, ये बुक से डाटा मिल जाता है, इसे स्टडी करते करते फील करा कि जो आयनाइजेशन थैलेपी जैसे कहते हैं आयनन ऊर्जा, जो आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की है वही जेनन की है। अब सुनो, होता क्या था, ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक एक कंपाउंड बनाती है, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ये हमारे पास बुक्स में है, क्लियर ऑब्जर्वेशन है, डिस्कवर्ड है ये। अब उसको ये लगा जब दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है, जब दोनों की आनंद ऊर्जा बराबर है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे जनन यूज कर लूं। उसने क्या किया, ऑक्सीजन की जगह जनन इस्तेमाल कर लिया, और चांस की बात है रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन होने के बाद ये कंपाउंड बन गया। तो इट वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबेल गैसेस। देखो सुनो, ये पहला कंपाउंड था नोबेल गैसेस का, वरना इससे पहले यही मानते थे कि रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो इनर्ट है। लेकिन ये हमारा पहला कंपाउंड था नोबेल गैसेस का। इसकी डिस्कवरी के बाद पता लगा कि इनके कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो देखो, डिस्कवरी जो हुई है उसके पीछे ये बेस था। देखो, आपको ये बात भी लर्न होनी चाहिए, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जेनन से मैच करती है, दोनों की आनंद ऊर्जा बराबर है। तो जब दोनों की आनंद ऊर्जा बराबर है तो उसने ऑक्सीजन की जगह जेनन इस्तेमाल कर लिया, और जेनन यूज करते ही ये पहला कंपाउंड बन गया। तो इसको केमिस्ट्री में कहते हैं फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबेल गैसेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, 4 ऑप्शन देके पूछेंगे आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबेल गैसेस। तो ये पहला कंपाउंड है। ये सबको अच्छे से आए, बताओ क्लियर हुआ? देखो, किसने और डिस्कवरी किसने की है? नील बार्ट है, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, सॉरी केमिस्ट है, उसने इसकी डिस्कवरी की। इसे कॉपी कर लो सब लोग, इसे कॉपी करो फटाफट। इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबेल गैसेस। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? नील बार्टलेट ने। डिस्कवरी के पीछे के बेस क्या था वो आपको बता दिया मैंने। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबेल गैसेस, बोलिए मत प्लीज। जब इस कंपाउंड को आप नोट कर लेंगे ना, आप मुझे इस कंपाउंड में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाना। देखो सुनो, आप सबसे क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या आपको निकालनी है। चलिए कीजिएगा। अच्छा, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए सब। चलिए एक्स मान के निकालिए फटाफट, जल्दी करिए बॉयज। ये पहला कंपाउंड था नोबेल गैसेस का, कैसे डिस्कवर्ड हुआ, जैसे आई टोल्ड यू। इसके बाद मुझे अब इससे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए। वैसे तो इसका आईपीसी नेम भी होता है, बट अभी चैप्टर हमने स्टडी नहीं किया। आज जस्ट प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट, एक्स अज्यूम करके निकालो। It was the first compound of noble gases. इससे निकाला बॉयज ने, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाओ मेरे को। चलो वेरी गुड, राइट, वेल डन। और किसे निकला? सर एक दो स्टूडेंट ने किया। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए अपने, इसको हिंदी में ऑक्सीजन संख्या बोलते हैं। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर, बाकी लोगों से नहीं हुआ, चलिए कीजिए फटाफट। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बॉयज, क्या देखना पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को देखना चाहिए। आपसे हो गया? वेरी गुड, सही बोला, सही बराबर, कॉन्फिडेंस से करेंगे भैया। गलत साइड से कोई रिप्लाई हो गई। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए अपने को, कितना आ रहा है? आंसर इज +5। देखो, आपको मैंने क्लियर हिंट कर रखा था बोर्ड पे, जेनन का तो +1 है, दिख तो रहा था ये साफ साफ। प्लेटिनम का आपको निकालना है तो एक्स अज्यूम कर रहे थे, फ्लोरीन का -1 है, सबका सम 0 है। सॉल्व करने से कितना आता है? अंडरस्टूड? +5। देखो +5 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, साफ दिख रहा है। देखो, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, वो आपको ये हिंट वगैरह नहीं करेंगे, वो सिंपल आपसे स्ट्रेट पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मेमोराइज होना चाहिए। इसको देखते हैं, माइंड में स्ट्राइक करें, इट वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबेल गैसेस एंड xenon हैज हियर +1 चार्ज। तब आप कर पाएंगे।
तो +5 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, डिसाइडेड है। ठीक है, अगले स्टेप पे आए, चलिए इसको उठाते हैं। अगला हेडिंग है इसके बाद जेनन फ्लोरीन कंपाउंड्स। अगला हेडिंग है हमारा जेनन फ्लोरीन कंपाउंड्स। देखो इसको समझते हैं। अब देखो जेनन फ्लोरीन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? जेनन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। देखो ये सब जेनन फ्लोरीन कंपाउंड्स है, सब जेनन फ्लोरीन कंपाउंड्स है। देखो ये कैसे बनते हैं? इसमें जेनन और फ्लोरीन की आपस में रिएक्शन करनी होती है। जरा ध्यान देना सब लोग। आप एनसीईआरटी में देखना, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर प्रेशर मेंशन है, आपको याद नहीं करना उसको, इसको रटना नहीं है। लेकिन अगर आप जेनन डाइफ्लोराइड चाहते हैं तो आप ना जेनन को ना जानबूझ के एक्सेस में लेना। एक्सेस क्यों लेंगे? अच्छा, एक्सेस में, एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, आधिक्य बोलते हैं हिंदी में, आधिक्य में ले लो उसको। वाई? जिससे सारी की सारी फ्लोरीन एक बार में ही खत्म हो जाए, बार बार रिएक्शन करना है और हमें जेनन डाइफ्लोराइड मिले। अगर हम टेट्राफ्लोराइड चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्लोरीन का हमें रेशो बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 1:5 कर दिया, तो यहाँ बन गया जेनन टेट्राफ्लोराइड। और हम चाहते हैं ना हेक्साफ्लोराइड, तो फ्लोरीन कैसे होनी चाहिए? एक्सेस में होनी चाहिए। आप फ्लोरीन कैसे लेंगे? एक्सेस में। एक्सेस में लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? जेनन हेक्साफ्लोराइड। आई थिंक 1:20 दे रखा है बुक में, ये आप देख लीजिए। थोड़ा देखो दिमाग लगाने वाली बात है, कॉमन सेंस। अगर आप जेनन डाइफ्लोराइड पे चाहते हो रिएक्शन रुके, तो जेनन को जानबूझ के एक्स्ट्रा लो, जिससे वो सारी की सारी फ्लोरीन एक बार में खत्म कर दे। थोड़ा सा फ्लोरीन ज्यादा करोगे, नेचुरल रिएक्शन आगे जाएगी, और जहां फ्लोरीन बहुत बहुत ज्यादा है वहां पे हेक्साफ्लोराइड बनेगा। तो ये इसके बनाने का मेथड है। अब एक साथ लिख लेंगे प्लीज। इन तीनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कभी देखना, ये सब एनसीईआरटी में से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये ना फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स थी। क्या है? फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। आपको कभी फ्लोरीन की जरूरत पड़े ना, तो आप इनको ले लीजिए, क्योंकि ये अपने में से फ्लोरीन दे देते हैं। सब्लिमेटिंग एजेंट्स भी हैं, सबलाइम हो जाते हैं। देखो ये सब लाइंस मैंने एनसीईआरटी से बोली, इनमें से कुछ कुछ समझना बहुत आसान है। जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बन रहे हैं? भाई बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। उसके बाद फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स क्यों है? अपने में से फ्लोरीन दे सकते हैं, निकाल, मैं भी करके दिखाता हूँ कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट कैसे है। और सब्लिमेटिंग एजेंट थोड़ा सा हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, किसी कॉपी करना कर ले जी। थोड़ी सी पी ब्लॉक को ना ये एनसीईआरटी से पढ़ने वाला पार्ट भी है। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी, वहां से अंडरस्टैंडिंग वहीं से बनेगी। बच्चा क्लियर हो गया? ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। सब्लिमेटिंग एजेंट्स भी हैं, होपफुली सब एग्री। ठीक है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, सब्लिमेटिंग एजेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये प्रिपरेशन बता दी मैंने। अब कुछ इनकी रिएक्शन देखिएगा, बड़ी काम की रिएक्शंस हैं। चलिए देखो, अटेंशन पे करना, ये सब एनसीईआरटी है। आप बहुत वरिड ना होइएगा, नहीं लिख पाए तो एनसीईआरटी से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कर दूं? ठीक है, देखो जरा ध्यान देना। देखो देखो इनकी ना कुछ रिएक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इसकी रिएक्शन है वाटर के साथ। देखो मैं कुछ रिएक्शन समझाऊंगा, देखो सब अटेंशन पे करिए। इनमें से एक दो रिएक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये पहली रिएक्शन बहुत काम की है, ये रिएक्शन बहुत बार कंपटीशन में आ चुकी है, आपको मिलेगी नीट के अंदर पक्का। देखो सब देखो अटेंशन पे करना। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, मैंने अभी कहा था ना, ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, अपने में से फ्लोरीन निकाल देते हैं। और फ्लोरीन ना बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है।
तो जब फ्लोरीन यहां से निकलती है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करती है। देखो रिजल्ट देखना कितने सरप्राइज होंगे। एक तो जेनन ऐसे ही बाहर आ गया, फ्लोरीन ने किया इसको ऑक्सीडाइज, क्या बन गया इसका ऑक्सीजन, और खुद क्या बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो नोट नहीं करना अभी, बैलेंस बैलेंस करना कोई इशू नहीं, बैलेंस में कर देता हूं। अब आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से फ्लोरीन निकली, फ्लोरीन ने जाके उसको ऑक्सीडाइज कर दी। ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट होने का सबूत है, प्रूफ है। और देखो ऑक्सीजन की स्टेट अप हो गई, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब लिखना नहीं होगा, ये भी एनसीईआरटी से मैंने स्टेट बताया। अब देखो एक और बात, ये रिएक्शन बहुत काम की, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए सब सुनिए, देखो पहले एक छोटी सी बात अपनी कॉमन सेंस से बताना। देखो आप दिमाग लगाइएगा प्लीज, अपनी कॉमन सेंस से एक बात बतानी है। देखो चलो मैं जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। देखो आपने देखा जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, जो रियली बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, उनके ना स्ट्रेंथ, ध्यान देना, वो ज्यादा स्टूडेंट्स लेते नहीं है। बहुत लिमिटेड स्कूल होते हैं, वहां पे एडमिशन लेना बहुत टफ है। जैसे सेंट मेरीज एकेडमी मान लेते हैं सहारनपुर, यहाँ पे आप जल्दी से एडमिशन नहीं ले सकते। पता ऐसा क्यों होता है? जबकि वो चाहे ना अगर ओपन एडमिशन करे तो सहारनपुर के सारे बच्चों को ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्टूडेंट लेते नहीं। बताओ कम स्टूडेंट लेने के पीछे रीजन भी फैक्ट है। ज्यादा स्टूडेंट से क्या होता है, सही बात है, अगर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो डिसिप्लिन खत्म हो जाता है स्कूल का। इतना बड़ा क्लासरूम कहाँ से लाए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाए। लिमिटेड बच्चे हों जो पढ़ने वाले हों उनको लो, केवल नॉट। ये तो हर फील्ड में होता है कि लिमिटेड लोग लेने होते हैं। देखो अब देखो अपना ध्यान देना, इस रिएक्शन में कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल काम करता है। देखो मैं समझा रहा हूँ लेक्चर में। यहाँ पे क्या होता है, ये दो फ्लोरीन यहाँ से हट जाते हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आगे हट जाती है। अभी मैंने समझा दूं रीजन। देखो ये रिएक्शन बन जाता है, फिर ये रिएक्शन होती है, फिर दो फ्लोरीन हट जाते हैं, दो ऑक्सीजन आगे बैठ जाते हैं, और लास्ट में फिर यही रिएक्शन होती है। अब दो क्लोरीन हट के फिर दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आगे बैठ जाता है। ये सिचुएशन चलती है। देखिए ध्यान देना एक मिनट। वो बोले जिनन को क्या फायदा हो रहा है, अगर जिनन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो वही है, पहले भी +6 था, बाद में भी +6 है। फायदा क्या हुआ, देखो अगर इस तरह फायदे वाला एस्पेक्ट देखना, इसको बेनिफिट क्या हुआ। देखो जहां जिनन को पहले 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ रही थी, 6 फ्लोरीन के साथ, तब जाके वो +6 बनता। पता बॉन्डिंग किससे करनी पड़ रही है, जस्ट 3 ऑक्सीजन के साथ। बताओ क्या बेटर है, 3 ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करना है, 6 फ्लोरीन से बॉन्डिंग करना। 3 ऑक्सीजन, पता क्यों, इतने सारे फ्लोरीन होने की वजह से आपस में क्या हुआ, रिपल्शन, पर्टिकल्शन हो, आपस में ना टेंशन बनी रही। सोच के देखो ना, इतने सारे अगर स्कूल में स्टूडेंट होंगे तो पढ़ेंगे कैसे। इससे स्टूडेंट लिमिटेड हो, जो रियली पढ़ना चाहते हैं उनको लो, डिसिप्लिन बना रहता है। देखो यहाँ पे भी देखो वही स्टोरी है। देखो जिनन ट्राइऑक्साइड, ओके, ये इसके देखो जैसे डॉक्टर्स कितनी बार करते हैं, अपनी फीस बढ़ा देते हैं। वो चाहे ना अपनी फीस कम कर दे, मान लो एक डॉक्टर ने फीस 100 रुपीज कर दी, अब 100 रुपए सुन के तो बहुत लोग आएंगे उसके पास, इतनी भीड़ हो जाएगी कि वो संभाल भी नहीं पाएगा। इसलिए वो फीस अपनी ज्यादा करते हैं, हम तो 100 रुपीज या सॉरी 800 रुपीज लेंगे। अब इससे ना जो पेशेंट है वो हरेक नहीं जाएगा, वो एक चॉइस करके जाएगा। डॉक्टर कह रहा है ठीक है कम लोग आए, डिसिप्लिन वे में आए, हमारा काम चले अच्छे से। तो कभी कभी बहुत सस्ता करने से क्राउड बढ़ जाता है। तो वही स्टोरी यहाँ पर है, देखो जेनन ट्राइऑक्साइड बन गया। और पूछे इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों हो रही रिएक्शन, तो उसको पता हम क्या कहते हैं, स्टीरिक फैक्टर। ये कभी आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इसको स्टीरिक फैक्टर बोला जाता है। क्राउडिंग, भीड़ कम करना, एक टेंडेंसी होती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में, ये अच्छी रिएक्शन है, आ सकती है। ये जो लास्ट ये रिएक्शन है, ये देखो बहुत सरप्राइज है। यहाँ पे इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। देखो इसको फील नहीं करा सकते, ये आपको याद करनी में भी देखो ये जल्दी से आएगी, क्योंकि ना आपका पी ब्लॉक ना बहुत एलिमेंट्री है सिलेबस में। आपको बहुत ज्यादा पी ब्लॉक करना नहीं है, बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट सिलेबस की है। यहाँ पे जनरल ना अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करता है। पता क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेट, अपनी स्टेट अप भी करना और एज वेल एज डाउन भी करना, अपनी घट रही है अपनी बढ़ रही है। तो भाई ये देखो दो रिएक्शन तो बहुत अच्छे से फील हो जाती है। ये थोड़ा सा याद करने की, और मेरे हिसाब से छोड़ देना, आप टेंशन नहीं, रेस्टोरेंट बिल्कुल टेंशन मत लें, क्योंकि इस सारी चीजें जल्दी से मिलेंगी नहीं। आपको तो मेनली ये फंडामेंटल वाली बातों पे ध्यान दें, जल्दी से कॉपी करना चाहिए। बच्चे बातें नहीं, नोट कीजिएगा इसको। बाकी तो इनकी शेप्स है, मैं शेप्स बना देता हूँ फटाफट।
जबकि मैं आपको शेप्स केमिकल बॉन्डिंग में करा के आ चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन मैंने प्रॉपर सिखाया था वहां पर, बीएससी पीआर मॉडल सब कराया था। बच्चों शुरू करो, देखो पढ़ना, मेहनत करो। तो आप सब नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और भी कोर्स कर रहे हैं पहले, इनका कुछ करो साथ में, एडमिशन लिया बीएससी कर, कोई एडमिशन नहीं, ओनली नीट, डॉक्टर ही बनना है। गुड। पीछे हमारे तौहीद भाई बैठे हैं, आपका क्या एम है, यही मेडिकल ओनली, या डॉक्टर, या फिर नहीं कुछ नहीं? अरे वाह। साथ में बैठे हैं आपके के, आपका क्या प्लान है? वो एडमिशन लिया बीएससी में, नीट की तैयारी रखिए, पूरा फोकस है उसके, पूरी जान लगा रखी है हमने। तो बाकी सब बच्चे सारे सारे ऐसे ही हैं। आप क्या कर रहे हो पहले? आप बीएससी कर रहे हैं एमएस कॉलेज से, चलो कहीं और से कर रहे हैं ना, तो आप सब नीट एस्पिरेंट। ऐसी गर्ल्स साइड बिल्कुल प्योर नीट पे डिपेंड, या कुछ और पैरेलल चल रहा है? आपको तो प्राची को देखा है स्कूल में, आप लोग बीएससी कर रहे हैं। तो देखिए दो पढ़ो वो कुछ नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं, वैसे ही पूछा मैंने जनरल। बढ़िया कि आप कुछ भी करें, देखो मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, सबसे मेन चीज ये है। जैसे कल मेरी क्लास होती है तो इस फैमिलीज के डाउट लेके आना, आप देखेंगे कल कितनी प्रॉब्लम लेके आते हो। नोबेल गैसेस के क्वेश्चन लेके आना, क्वेश्चन से इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपका पी ब्लॉक पूरा जनरल है, बहुत डेप्थ वाला पी ब्लॉक अपने सिलेबस में नहीं है। इतना भी आपका आता है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी के पर्टिकुलर पीवाई क्यूज लेके आना ग्रुप 18 के ही, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग कर पाए नहीं कर पाएंगे उनके। चलिए ये क्लियर हो गया। ये सब रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से मिल सकते हैं। इसके बाद ना इनकी मोलिकुलर शेप्स आती हैं, शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब पढ़ाया था ना केमिकल बॉन्डिंग की शेप्स बनाना सिखाया था। चलिए करें स्टार्ट। देखो जैसे मैं आपको ना इसकी शेप बना के दिखाता हूँ, आप जल्दी से मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ, निकालना जब बनाना इसका स्ट्रक्चर क्विक, जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, जेनन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बना के मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। बनाइए बनाइए क्विक, बात मत करिए ना, किसी की आवाज ना आए। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जेनन की, दो बार फ्लोरीन से शेयरिंग कर दिया, बताओ क्या आया हाइब्रिडाइजेशन? बोलो, बोलो गर्ल साइड, बोलो फटाफट जल्दी, पीछे बॉयज गर्ल बैठे हमारी, आगे देखो। प्राची बोलो क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d, वेरी गुड। sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन है, 5 पेयर है इसके पास। बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? बताओ इसकी ज्योमेट्री बताओ। ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ऐसे बनेगी, इसे ज्योमेट्री देखो आप। इसको ट्रायगोनल बायपिरामिडल बोलते हैं, वेल नोन, बीच में ट्रायंगल बनता है और ऊपर नीचे दो पिरामिड्स बन जाते हैं, करा रखा है आपको। आपको पता है इन साइड्स को क्या बोलते थे? इक्वाटोरियल। इन्हें क्या बोलते थे? एक्सियल। लोन पेयर हमेशा कहाँ आगे बैठते थे? गलत, लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पे आगे बैठते हैं। देखो ऐसे होती है इसकी शेप, ऐसे है जेनन डायफोनाइड, और ये लोन पेयर में दिखते भी नहीं है, तो इसकी शेप कैसी आती है? कैसे आती है? लीनियर। देखो ये इसकी शेप है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग का स्टेप। अब ये ना हम लोग रटते आ रहे हो, 11वीं क्लास से 11 से लगे हुए हैं, लेकिन कोई वो नहीं, उसको ना अच्छे से समझा नहीं, मेमोराइज नहीं कर पाए, तो फिर वही चीजें वहीं खड़े। दैट्स फाइनल यार, डाई। ओके, HCl4 जेनन टेट्राफोर, जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, बनाइए पहले स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये बना इसका स्ट्रक्चर, क्या आया हाइब्रिडाइजेशन? बताइए फटाफट। मैंने बना दिया हाइब्रिडाइजेशन, बना दो देख के। sp3d2, 6 पेयर है इसके पास, ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर कहाँ आगे बैठेंगे? दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। इस शेप का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं शेप को, बताओ? स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर प्लेनर, ये इसकी शेप है। कल ना मेरे पास आप सब डाउट लेकर आओ यहाँ से, ये सब मेरे से आर्गूमेंट करना है, मैंने पेड़ को अपोजिट क्यों दिखाया, ये पेड़ पास पास क्यों नहीं दिखाए? हाँ, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये सब करना होगा। ऐसी शेप होती है जिनन ऑक्सी टेट्राफोराइड, उसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर पिरामिडल। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल होती है इसकी शेप। तो सब पे कमांड हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये सब अच्छे से आए।
तो ये शेप वाला सेक्शन भी आपके होमवर्क में है, इन्हें करके लाओ आप। तो ग्रुप 18 को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अब कल यहाँ से पीवाईक्यूज लेकर आओ, अपने क्वेश्चन राइज करो, एनसीईआरटी से प्रॉब्लम लेकर आओ, फिर नेक्स्ट ग्रुप शुरू करेगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।